जो दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या बस रहे हैं, जिस तरह आपने स्वतः संज्ञान लिया बंगाल की घटना में, कोलकाता की घटना जो हुई डॉक्टर के साथ, तो उसमें अगर संज्ञान लिया है तो ये देश के लिए आप दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या बेटियों को काट करके फ्रीज में रख दे रहे हैं, तो उन घटनाओं पे भी संज्ञान लेकर के जिहाद चल रहा है। ज़मीनों पे कब्जा करो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये जिहाद चल रहा है। और ये शर्म आनी चाहिए। कमिश्नर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है। ये तमाम घटनाओं के बावजूद अगर ये किसी ने झुग्गी डाली है तो हमारा ये कहना है कि कमिश्नर इसको एक सप्ताह में हटाएं। जो भी अथॉरिटीज़ हैं जीडीए के साथ मिल करके, पुलिस की क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम है, कमिश्नरेट है तो कमिश्नर की जिम्मेवारी है, इसको हटा करके फेंकें, और नहीं तो हम उखाड़ने का काम करेंगे और जूते मार मार के लाल कर देंगे, फिर नमाज पढ़ना भूल जाएंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विजय पाठक, आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। आज हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के साथ जो लगातार हिंदुओं की आवाज़ को या देश और समाज की स्थितियों पे हमेशा रूबरू होते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रखर राष्ट्रवादी विधायक लोनी नंदकिशोर गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, योगी जी ने एक बयान दिया था कि अगर बटोगे तो कटोगे। इस बात को लेकर जो विपक्ष है वो सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहा है। आपको क्या लगता है इस बयान में कितनी सार्थकता है? इसमें कौन सी सांप्रदायिकता भी, बटने का कहीं भी वो तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर कहेंगे आप, तो जब आदमी बटता है तो बटने का नाम ही कटना है। जब देश बटा तो कट गया ना, हिस्सा पाकिस्तान चला गया, उधर बांग्लादेश चला गया। तो देश की बात कर रहे हैं भाई, बटोगे तो कटोगे, संगठित रहो, संगठित रहोगे सुरक्षित रहोगे। कोई एक झाड़ू है और उसकी एक सीख से क्या आप सफाई कर सकते हैं? जब झाड़ू सब इकट्ठी होती है एक साथ तो ही तो वो झाड़ू बनती है। तो उनकी बात जो है वो देश के ही लिए है और सभी देशवासियों के लिए कि इकट्ठा रहिए, दंगा बवाल मत करिए। इकट्ठा रहेंगे तो देश का विकास होगा। आप हमेशा जो है बुलडोजर नीति का समर्थन करते हैं कि अगर कोई इस तरह से दंगाई है, अपराधी है, तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये देश संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा, न्याय प्रणाली से चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि बुलडोजर प्रक्रिया सही है या जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो सही? दोनों ही सही है। मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भी बुलडोजर चलता ही है, और जो अवैध संपत्तियां हैं, अवैध कब्जे हैं, उससे सरकार का ड्यूटी है कि वो अगर अवैध है, वैध पे बुलडोजर चलाना तो कानून के दायरे में आएगा, लेकिन अवैध है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको तत्काल रोकना ये काम सरकार का है, पुलिस का है। अब वो मान लिया कहीं कोई दरिंदा किसी का कत्ल कर रहा है और पुलिस उसको रोकना चाहती है, तो अगर गोली चला के उसका मर्डर करने से भी वो रुकता है, या कोई बलात्कारी बलात्कार कर रहा है और उसको पुलिस रोकती है, तो उस टाइम ये थोड़ी करेगी कि तुम ये भाई ऐसा मत करो, दूर से खड़े होकर कहेंगे ऐसा मत करो नहीं तो जेल चले जाओगे। तो न्यायालय की बात अपनी जगह ठीक है कि जो संपत्तियां लीगल हैं वो एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो तत्कालिक व्यवस्था है, जो चीज़ इलीगल है, अवैध निर्माण पे तो बुलडोजर चल रहा है ना। जो अवैध निर्माण है, जिन अपराधियों ने ऐसी संपत्ति को इकट्ठा किया है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो उसमें वो मान्य न्यायालय जाएगा। न्यायालय की स्थिति का पता है आपको इस देश में क्या हालत है? मान्य सुप्रीम कोर्ट जो है हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनको ऐसा भी करना चाहिए कि कोई भी मुकदमा विद इन 2 मंथ निपटना चाहिए। अब हमारे ऊपर जो मुकदमे लगे जिनमें हम सम्मिलित ही नहीं थे, ऐसी कई घटनाएं थी, 22 साल हो गए, तो इसका जवाबदेह कौन है? न्यायालय को इसकी जवाबदेही को तय नहीं करना चाहिए। तो न्यायालय का सम्मान है, लेकिन भारत की न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो बहुत लचर है, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और उसमें बहुत ही साइंटिफिक रूप से सारे निर्णयों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ही क्राइम रुकेगा। दिल्ली देखिए, दिल्ली के अंदर मैं देखता हूँ कि इतना हालात ख़राब हैं, कोई किसी की ज़मीन कब्जा कर लेता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी घर में घुस जाता है, तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशी बैठे हैं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये भी कहना है, जब ये बात आई है कि जो दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या बस रहे हैं, जिस तरह आपने स्वतः संज्ञान लिया बंगाल की घटना में, कोलकाता की घटना जो हुई डॉक्टर के साथ, तो उसमें अगर संज्ञान लिया है तो ये देश के लिए आप दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या बेटियों को काट करके फ्रीज में रख दे रहे हैं, तो उन घटनाओं पर भी संज्ञान लेकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देश सरकारों को सख्ती के साथ, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार ट्रेन के द्वारा, जो इनका विधायक कल गिरफ्तार हुआ है अमनतुल्ला खां, वो लगातार ट्रेन से उसके कई विधायक ला करके पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल से ला करके लगभग 10 लाख लोग एनसीआर में बसा दिए हैं, पूरा शाहीन बाग बसा दिया है। तो इन पे भी माननीय न्यायालय को आदेश जारी करने चाहिए सरकारों को कि इनको यहाँ से खाली करें, जो राष्ट्रहित का काम है। तो जब ये खाली हो जाएगा तो अपने आप ही बलात्कार बंद हो जाएंगे, कानून ठीक हो जाएगा।
तो जो जड़ है उस पर चोट मारनी चाहिए, ऊपर पेट की पत्ती काटने से कि मेरा फोटो छप जाएगा, कोर्ट में मैं जज हूँ, मेरी वाह हो जाएगी, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। माननीय न्यायालय को समझना चाहिए कि अगर किसी जज की बेटी है, उसके साथ कोई दुराचार कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहा है, तो उस टाइम उसको ये कहा जाए कि इसका जो मकान और अवैध मकान में रह रहा है, सरकारी ज़मीन कब्जा करके, तो क्या सरकार को हटाना नहीं चाहिए? क्या उस दरिंदे को फांसी नहीं लगनी चाहिए? और अगर वो पुलिस उसको वहाँ देख रही है कि वो दुराचार कर रहा है, तो पुलिस ने अगर उसको एनकाउंटर कर दिया, तो माननीय न्यायालय को तो उसको बधाई देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। या केवल आदमी कोर्ट में चक्कर काटता रहे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उसको सुधार भी करना चाहिए। लेकिन न्यायालय की बात भी अपनी जगह ठीक है कि जो चीज़ें प्रोसीजर से होती हैं, जो कहीं ना कहीं कई बार सरकारों के अन्याय का शिकार व्यक्ति बनता है, तो रुकना चाहिए। लेकिन जो इस तरह के हीनियस क्राइम्स हैं, जिनमें एकदम स्पष्ट है कि उग्रवादी हैं, बाहरी लोग हैं जो इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, जो दुराचार कर रहे हैं, लगातार लूट कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं, और वो छिनैती करते हुए पुलिस पे गोली चला रहे हैं, तो क्या पुलिस उनके जवाब में गोली ना चलाए? पुलिस माड़ा लेके खड़ी रहे उनके लिए? तो ये चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी इस देश के अंदर, तब जा करके देश सुधरेगा। सर, एक सवाल और मेरा है कि योगी सरकार आई तो एक जो है एक बहुत बड़ा संयम मिला कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, लेकिन आज अगर एक महीने की हम गणना करें तो गाजियाबाद के अंदर कई जगह जो है लड़कियों के साथ व्यभिचार हुआ, सामूहिक गैंग रेप हुआ, लड़की मारी गई, उसको नहर में फेंका गया, आज तक बॉडी नहीं बरामद हुई, छीना झपटी के तमाम केसेस हो रहे हैं। क्या लगता है कि गाजियाबाद पुलिस जो योगी जी का मूल मंत्र था उससे भटक गई है? भटकी नहीं है, दरअसल है क्या, 3-4 अधिकारी हैं जो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, वो माने योगी जी की मनसा के विपरीत काम कर रहे हैं। वहाँ तक जब हम लोग मिलने जाते हैं तो हमारे लिए पहले ही बता दिया जाता है जी ये तो उस अधिकारी के खिलाफ है। हमारी कौन सी ज़मीन बट रही है उस अधिकारी से? तो जो जनप्रतिनिधि है उसकी जवाबदेही है, उसको जीत करके आना है, इसलिए उसे एक एक व्यक्ति की मदद करनी है, और वो निष्पक्ष हो तभी लोग जुड़ेंगे। तो वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ऊपर जो वहाँ थोड़ा सा जब ऐसा बता देते हैं तो महाराज जी को पहले ही फीडबैक रहता है कि ये गलत बता रहे हैं, तो बात वहाँ तक सही नहीं पहुँचती। अब जो घटनाएँ घटी हैं गाजियाबाद ज़िले में, जिस तरह से गाजियाबाद की जनता करहा उठी है, कितने गैंगरेप, बलात्कार और सारे मुस्लिमों ने किए हैं, सारी मुस्लिमों के द्वारा। बांग्लादेशी जो पॉलीथीन चुगने वाले हैं वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उन्हीं की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये जो पुलिस इतनी अच्छी है और जनप्रतिनिधि या जनता बुरी है, तो वो जो वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनको निकालने का काम क्यों नहीं करती पुलिस? वो कहें कि हमने 1000 निकाल दिए लौनी से, साहिबबाद से निकाल दिए, शाहीन बाग में 1 लाख रह रहे हैं बांग्लादेशी, निकाल दो उन्हें। तो पुलिस को अपना काम नहीं करना है, ऐसा बोल करके वो केवल अपना लूट का जो उनका एक एजेंडा है वो वहाँ से चलते हैं पूर्वांचल से कि वहाँ जाओ गाजियाबाद में और नोएडा में लूट करो। वो जो अधिकारी, अच्छे अधिकारी भी हैं, ऐसा नहीं है, कई ईमानदार अधिकारी भी आए। पिछले दिनों एक बहुत अच्छे अधिकारी थे पुलिस में ही, अमित पाठक जी नाम के अधिकारी थे, दीपक कुमार जी थे, ऐसे कई लोग, एक अग्रवाल साहब थे, जिन्होंने यहाँ जीरो टॉलरेंस किया, मैंने योगी जी की सरकार को मजबूत किया। लेकिन वहाँ ऊपर फीडबैक गलत दे करके ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब वो यहाँ एक वायसराय बैठा हुआ है, वो पता नहीं कहाँ सेटिंग करता है, उसके तमाम लोग हर चौराहे पर लूट मच रही है। इसलिए पुलिस केवल मशगूल है कि लोगों को कैसे लूटा जाए, चालान काटे जाएं, उधर वो अपराधी बलात्कार कर दे रहे हैं। डेली 10 लाख की लूट, 12 लाख की लूट, शटर उखाड़ के 4 करोड़ की घड़ी चोरी लूट के ले गए, इसको लूट लिया, इसको मार दिया, चेन छीन ली, बैग छीन लिया, महीना वाला निकलना बंद कर दिया है। महिलाएं, जो गाजियाबाद जैसा शहर कोई भी सरकार रहती थी तो क्राइम नहीं रहता था, 90 के दौर के बाद की बात करें तो। लेकिन इस अपनी सरकार को बदनाम करने में गाजियाबाद से पूरे दिल्ली का और देश का माहौल बनता है। माने योगी जी को बदनाम करने की साजिश अधिकारी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि योगी जी को ये बात हमारी पहुंचेगी, जिस बात के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम घटनाओं पर नहीं जाते तो ये बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। आज पुलिस ने कम से कम मुकदमे दर्ज किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि माननीय योगी जी को जब पता चलेगा तो ये जो अधिकारी बता रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, 2-2 करोड़ रुपए में वो बलात्कारियों को निकालने की सेटिंग करते हैं। शर्म आती है, एक बेटी को 50 जगह से काटा गया, और उसके अपराधियों को बचाने के लिए जिन्होंने गैंग रेप में सहयोगी हैं उनको कह दिया है तो खाली मारपीट की है। किसी की बेटी से मारपीट कोई करेगा, इसी वायसराय की लड़की को कोई मारपीट करेगा तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देंगे? स्टेटमेंट पुलिस स्पोकमैन बनी हुई है अपराधियों की। तो जो पूरे गाजियाबाद में मोदी नगर की घटना है, लौनी की कई घटनाएं हैं, विजयनगर में लड़की को लाश तक नहीं मिली है, और मतलब इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है। उसके बाद जी कमिश्नर ईमानदार है, क्योंकि वो जो बेईमान हैं, जो डकैत ऊपर बैठे, जो उनके आका हैं, जो महाराज जी को गलत फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं महाराज जी मैं उनके खिलाफ हूँ। हम तो महाराज जी के आदमी हैं, लेकिन हम सही को सही नहीं कहेंगे, उनसे सीखा है तो कौन कहेगा? लोग लूटेंगे तो वोट क्यों देंगे?
सरकार को बदलने की साजिश है, सपा के एजेंट हैं कि जिस तरह से लोकसभा में नुकसान किया पार्टी का 27 में पूरा बेड़ा गर्क कर दें। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये बात जो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। सर, एक मुद्दा जन समस्याओं से जुड़ा हुआ है कि गाजियाबाद में जब आप हिंडन नदी से और इंदिरापुरम की तरफ बढ़ते हैं तो जो नहर है, हिंडन से निकल के नहर निकली है, इसके बीच में एक ग्रीन बेल्ट है पूरा, वहाँ से लेके और यहाँ जहाँ यूपी गेट तक पूरा जो है ये ग्रीन बेल्ट है। इस ग्रीन बेल्ट को ग्रीन ही कर दिया, मतलब सारा झुग्गी झोपड़ी जितने भी हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर ये कहाँ से आए। इवन सेक्टर 4 में वैशाली सेक्टर 4 में कोविड के समय 10 लोग नमाज पढ़ना शुरू किए, एक उसी ग्रीन बेल्ट में। उसके बाद में आज वहाँ अस्थायी रूप से एक मस्जिद टिन शेड में बन गई है। सर, कल इसके लिए भी संघर्ष होगा, तब उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये बात बहुत गंभीर है, मुझे जानकारी नहीं थी और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये बात पहुँचेगी और ऐसी घटनाओं को कभी भी महाराज जी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये पूरा का पूरा लैंड जिहाद चल रहा है, ज़मीनों पर कब्जा करो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये जिहाद चल रहा है और ये शर्म आनी चाहिए। कमिश्नर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है। ये तमाम घटनाओं के बावजूद अगर ये किसी ने झुग्गी डाली है तो हमारा ये कहना है कि कमिश्नर इसको 1 सप्ताह में हटाएं। जो भी अथॉरिटीज़ हैं जीडीए के साथ मिल करके, पुलिस की क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम है, कमिश्नरेट है तो कमिश्नर की जिम्मेवारी है, इसको हटा करके फेंकें और नहीं तो हम उखाड़ने का काम करेंगे और जूते मार मार के लाल कर देंगे, फिर नमाज पढ़ना भूल जाएंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मतलब ये गाजियाबाद में नहीं चलेगा। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खूब पोषित उनको करें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, लेकिन ये माने योगी जी की सरकार है। अधिकारियों ने बेशर्मी की हद पार कर दी है, मतलब इतने घृणित स्थिति बना रखी है और कहते हुए भी शर्म आती है। उनको ये नहीं लगता कि जिस सरकार की, जिस जनता की गाड़ी कमाई के जो राष्ट्रवादी लोग बेचारे जो टैक्स पेयर्स हैं, वो आपको जो टैक्स जाता है उनसे आपको सैलरी मिलती है, तब आपके बच्चों को रोटी मिलती है। उसके अलावा लूट भी करते हो तो तुम उन्हीं के टैक्स पेयर्स के पैसे की लूट करते हो। कोई झुग्गी वाला पैसे देगा नहीं इन लोगों को। तो जो गरीब लोग हैं उनकी गाड़ियों का चालान काटना, इससे इकट्ठा करते हो तो कम से कम उनके लिए इतना तो करो कि सेफ्टी रहे। गाजियाबाद जैसे शहर को तुमने जो बांग्लादेशियों का गढ़ बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो झुग्गी झोपड़ी डालकर पड़े हुए हैं उनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया कि ये कहां से आए, क्योंकि गुड़गांव के पास में कम से कम 10,000 रोहिंग्या रातों रात गायब हुए। जब वहां के विश्व हिंदू परिषद ने एक पंचायत की, उस पंचायत के बाद में 10,000 झुग्गी थी, झुग्गी 10,000 थी। अब आप सोचिए कि अगर एक परिवार में 5 लोग 7 लोग रहे हों तो कितनी बड़ी संख्या हो गई और वो कहाँ गए। आज गाजियाबाद में ये दुर्दशा है कि हर जगह पार्क पे कब्जा है, जितने भी ग्रीन बेल्ट हैं या जो प्राधिकरण ने उनको ग्रीन सोसाइटी घोषित किया गया है, वहाँ हर जगह आपको झुग्गी मिलेगी। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि प्राधिकरण उनको लाइट और पानी की व्यवस्था भी दे रहा है इसके साथ में। तो ये कब्जा कराने की एक नई नीति तो नहीं है प्राधिकरण? कुछ नहीं है, बेईमानी मैंने बताया ना, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अधिकारी, राष्ट्रवाद के नाम की चीज़ नहीं है। मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूँ। शाहीन बाग को कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने बसाया और उसके बाद आज हमारी सरकार में अभी पिछले कुछ दिनों में 20,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने शाहीन बाग में ओखला जो सरकारी ज़मीन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, उसमें कब्जा कर लिया है। और जो आपने बताया ये तो बड़ी भयावह स्थिति है कि नहर के किनारे झुग्गिया और ये सारा। लौनी में भी अभी यहाँ टीला मोड़ के पास मैंने कई बार बोल चुका हूँ और मैं बोलता हूँ तो मेरे मुख्यमंत्री जी का विरोधी बताते हैं। फिर अखबार के 2-3 जो चेलों को सेट कर करके गाजियाबाद कमिश्नर और जो अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त हैं वो फिर ऐसी स्टोरी छपवाते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री जी संत हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन इन निकम्मों को शर्म आनी चाहिए कि पूरे गाजियाबाद में जब इन्हीं के बच्चे काटे जाएंगे। हम बता रहे हैं, हम लोग गांव देहात के लोग तो लड़ने वाले हैं, ये अधिकारी ये सोचते हो कि हम सुरक्षित हैं तो इन्हीं की बेटियों के बलात्कार होंगे, इन्हीं को ये काटेंगे, इन्हीं के घर में लूट करेंगे, तब ये रोएंगे कि हमारी बात सही थी।